गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं और आज का मेरा विषय है हिंदी भाषा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है और राजभाषा के साथ साथ हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। इन दोनों में अंतर समझाएंगे। सबसे पहले समझेंगे आज हम हिंदी के सिलेबस को क्योंकि हिंदी जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके एग्ज़ाम्स में या अगर हम बोलें स्टेट पीसीएस में आमतौर पे हिंदी एक भाषा के रूप में पूछी जाती है। तो हिंदी भाषा के हमने यहाँ पे अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग किए हैं और 3 भाग को लेके हम समझेंगे। दूसरी बात, हिंदी भाषा वैसे देखें तो एक पूरा बहुत बड़ा इसका विस्तार है, लेकिन हम अभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, और अगर दोनों है तो कैसे है। सबसे पहले हिंदी राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा अंतर कर दें। देखिए, राजभाषा कहने का तात्पर्य मेरा ये है राजभाषा कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम बोले राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा, तो राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त जो भाषा होगी उसे हम राजभाषा बोलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ओके। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई है राजभाषा का। भारत की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ओके। तो सबसे पहले राजभाषा तो आप समझ गए होंगे, जिस देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता हो उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। ये क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है? जिस देश की अधिकांशतः आबादी बोलचाल के लिए जिस भाषा का यूज करती है, प्रयोग करती है, प्रयोग में लाती है, उसे हम उस देश की राष्ट्रभाषा बोलते हैं। भारत में 60-70% से ऊपर आबादी हिंदी भाषा का यूज करती है, इसलिए हमारे देश में राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन ध्यान रहे, संवैधानिक रूप से दर्जा इसे मिला है राजभाषा को, ना कि राष्ट्रभाषा को। राष्ट्रभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसको यूं समझ लीजिए जैसे एक आयोग है, योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गई है, तो उसको भारतीय संविधान में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में रखा गया है। उसी तरह हमारा राष्ट्रभाषा समझ लीजिए, बस ये योजना आयोग की तरह है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम हिंदी भाषा को 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है मेरा व्याकरण, दूसरा है निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण। ठीक है। इसका मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ से होती है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में इसकी भूमिका होती है। और तीसरा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य अपने आप में एक सारगर्भित, मतलब बोले तो बहुत बड़ा विषय है। चलिए, इन दोनों का ज़रूरत के हिसाब से आगे आने वाले वीडियोज़ में इनको भी पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे व्याकरण को। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? हिंदी व्याकरण को। और हिंदी व्याकरण अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, अच्छे से जान लिए, तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, संक्षेपण में आपकी त्रुटियां नहीं होंगी, आपको समझ में आ जाएगा और फिर हिंदी साहित्य पढ़ने में भी मजा आएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य का एक बेस आपका रस, छंद, अलंकार भी है, तो यहाँ आपको व्याकरण में वो चीज़ जानना होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याकरण क्या है? जैसे हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण है। अगर व्याकरण ना हो तो वो भाषा का स्वरूप ही नहीं टिकेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले व्याकरण को पढ़ेंगे। आईएएस के एग्जाम्स हो या स्टेट पीसीएस हो या वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो,
वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आमतौर पे हिंदी को एक भाषा के रूप में रखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वनडे एग्ज़ाम में हिंदी भाषा हो ही, लेकिन राज्य में देखा गया है आमतौर पर मैं बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, आमतौर पर कि हिंदी को या तो व्याकरण वाले पार्ट को या तो हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में या फिर एक मेन विषय के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण को मैं आपको आसान शब्दों में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। आपका काम है कि इस चीज़ को सुनना, इसको अनुसरण करना और हिंदी से संबंधित कुछ पुस्तकें बताऊंगा वो आपको करना है, उतना पढ़ना है उतना करना है आपको। उसके बाद हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा कहीं नहीं जाने वाली है। चलिए सबसे पहले आते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। सबसे पहला है हिंदी भाषा का उद्भव, यानी हिंदी भाषा कैसे जन्म ली, है ना, इसका विकास हुआ, इसका स्वरूप क्या है। तो हिंदी भाषा ऐसे जन्म नहीं ले ली, एक दिन का काम नहीं था कि हिंदी भाषा बन गई। आदि जननी हिंदी की संस्कृत है, संस्कृत, उसके बाद आई पाली भाषा, उसके बाद आई प्राकृत भाषा, उसके बाद उसके विकार हुए, अब भ्रंश आया, अब भ्रंश से फिर अब अवहट आया, अवहट से पुरानी हिंदी से अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मानक हिंदी। ठीक है, तो मानक हिंदी, तो हिंदी भाषा का हम यहाँ से पढ़ेंगे उद्भव। पहला टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा है क्या, कहाँ वर्णित है संविधान में, इसकी क्या स्थिति है ना। वैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस आप कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि भारतीयों को हिंदी दिवस पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, दूसरा है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। वर्णमाला के बिना तो हिंदी आप पढ़ नहीं सकते हैं, अक्षर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे। और विराम चिन्हों का प्रयोग, हिंदी भाषा या हम बोले किसी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप खाना खा रहे हैं, खाए जा रहे, रुक ही नहीं रहे, तो पता चला कि क्रैश हो गया है ना। तो उसी तरह भाषा में रुकावट जरूरी है। भाषा को सारगर्भित, भाषा को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अति आवश्यक हो जाता है। चलिए अगला है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। ठीक है, शब्द रचना को हम 4-5 भाग में बांट देते हैं। शब्द रचना, जैसे अगर हम बोले विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर इसके 2 भेद होंगे। विकार के आधार पर 2 भेद, अगर हम विकार लें, विकार के आधार पर 2 भेद इसके होंगे। तो पहला होगा अविकारी और दूसरा होगा विकारी। ध्यान देंगे, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी का मतलब क्या होगा, विकार उत्पन्न होना। विकार मतलब किसी न किसी तरह से उसमें बदलाव होना, उसी को बोलते हैं विकार। अविकारी, देखिए एक चीज बता देते हैं, हिंदी भाषा में जितने भी सार्थक शब्द होंगे, हिंदी भाषा में जितने भी सार्थक शब्द होंगे उनमें अधिकांशतः, अगर हम 90%, 95%, 98% की बात करें, अधिकांशतः शब्द में अगर हम किसी भी शब्द के पहले, किसी भी सार्थक शब्द के पहले अ लगाते हैं तो वो नहीं का अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक शब्द लिया सत्य। सत्य मतलब होता है सच। ठीक है, अगर हम अ लगा दिए तो असत्य मतलब नहीं सत्य, यानी झूठा। अगर हम ले विश्वास, विश्वास मतलब समझते ही हैं, किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। अगर हम अ लगा दिए यहाँ पे तो क्या होगा, विश्वास नहीं करना, अविश्वास। ठीक है, तो इस तरह आपका समझना। हाँ, अविकारी के कितने पार्ट होंगे, मतलब कितने भेद होंगे, तो अविकारी मुख्य रूप से होते हैं 4: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अव्यय या अविकारी एक ही चीज है। विकारी शब्द कौन होंगे, जिनमें क्रिया, लिंग, वचन किसी भी तरह से बदलाव आ जाए, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। और विकारी होंगे 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, मुख्य रूप से 4। अब आते हैं शब्द रचना में दूसरा भाग, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनको बांटा गया है। तीसरा आप देखेंगे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी आपका बढ़ता है 4 भाग, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीत शब्द, विपरीत को ही विलोम शब्द बोलते हैं, या पर्यायवाची शब्द। एक पार्ट और बढ़ता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, संकर भी एक शब्द है। तो इस तरह से बांट दिए। एक और बटेगा आपका रचना के आधार पर, तो हमने बांट ही दिया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक के 2 भाग होंगे, यौगिक के 2 भाग होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, चलिए वाक्य रचना। अब देखिए वाक्य रचना हम 2 तरह से करेंगे। पहला करेंगे, इसको मिटा देते हैं,
उसके बाद आगे चलते हैं ताकि स्पेस बच जाए। देखिए, वाक्य रचना हम दो टाइप से इसको बांटते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और एक दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर तीन भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद। तो इनका पूरा विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, शब्द रूप। अब शब्द रूप में क्या आपको देखना है? शब्द रूप में तो सभी है, वचन है, कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है ना। तो ये शब्द रूप में हम पढ़ेंगे। फिर आपका संधि, संधि और समास। देखिए, एक चीज बता देता हूं, हिंदी व्याकरण को लेके काफी बच्चे जो हिंदी भाषी नहीं हैं, उनमें एक बहुत बड़ा समस्या घर कर गया है कि संधि बहुत बड़ा है, समास बहुत कठिन है, रस बहुत कठिन है, अलंकार बहुत कठिन है, छंद बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कठिन तो तब है जब आप यहाँ से मान लेते हैं कि कठिन है। यहाँ से मान लिए जिस दिन ना कि कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं बोलता हूँ कुछ भी कठिन नहीं है। IAS बनने के ठाने यहाँ ठान लिए ना आप, कठिन नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा था, एक स्कूल था, उसमें काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे। सर क्लास ले रहे थे, शिक्षक क्लास ले रहे थे। क्लास लेने के दौरान में उन्होंने बोला कि एक कोने में एक बोरी रखी हुई है, भरी हुई बोरी थी, बोरी रखी हुई है, बच्चों इसको कौन कौन उठा सकता है? तो मैक्सिमम बच्चे ना बोल दिए। उसमें एक बच्चा बोला कि सर मैं उठा लूँगा, क्योंकि उसने पहले ही यहाँ से सोच लिया कि मैं उठा लूँगा, तो वो उठा लिया। दैट मीन्स जब वो बोले सर कि ठीक है उठाओ, जब वो उठाने गया ना तो उसमें पता है भूसा भरा हुआ था। भूसा मतलब एकदम हल्का होता है, जैसे रुई होता है ना हल्का, वैसे ही उठा लिया आसानी से। तो आप पहले से कैसे जान गए कि वो बोरी जो भरी हुई है वो लोहे की है या फिर पता नहीं किस धातु की है या मिट्टी की है? कैसे जान गए आप? आपने तो पहले माइंड मेकअप कर लिया ना कि हमसे नहीं उठेगा। दैट मीन्स नहीं उठेगा। आप सोच लीजिए यहाँ से, बहुत आसान है। मेरे साथ पढ़ेंगे, संधि समास आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्रिया, क्रिया यही है काम करने का जो है क्रिया। क्रिया कितने टाइप के होंगे? तो क्रिया यहाँ पे मुख्य रूप से 2 होंगे, एक तो सहायक क्रिया, दूसरा मुख्य क्रिया। ना तो मुख्य क्रिया के बिना व्याकरण संभव है, ना सहायक क्रिया के बिना। जैसे बोलूँ मैं पढ़ाता, आगे कुछ नहीं, तो फिर ये निरर्थक हो गया। मैं पढ़ाता हूँ क्या है? सहायक क्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रहा हूँ क्या है? सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ा यानी पढ़ाना। ठीक है, तो सहायक क्रिया में क्या होगा? एक सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में भी आप जाएंगे तो मुख्य रूप से 2 क्रियाएं मिलेंगी, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं कि सकर्मक सर समझ में नहीं आ रहा है, अकर्मक समझ में नहीं आ रहा, बुक में कुछ और दिया है, हम पढ़ रहे हैं कुछ और, कुछ समझ रहे हैं और। ये आपको आसान तरीके से समझा देंगे। सकर्मक जिसके साथ स मतलब साथ, कर्म रहे, सकर्मक। अ हमने भी तुरंत बताया था, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, कर्म रहे, वहां पे कर्मक। इसको डिटेल में बताएंगे आगे आपको। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में क्या है भाई? अनेकार्थी शब्द में क्या है कि एक शब्द के कई अर्थ होंगे, है ना। अनेकार्थी शब्द में क्या होगा? एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे जल को हम क्या बोलते हैं? पानी भी बोलते हैं, है ना। तो उस टाइप से है। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द इसी को बोलते हैं। अब विलोम शब्द में ध्यान, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? जैसे अगर आपसे पूछा है कि दिन का उल्टा क्या होगा, तो आप रात्रि नहीं करेंगे, दिन का उल्टा रात होगा। यानी विलोम शब्द में अगर आपको जिस चीज का विलोम पूछा जाए, मतलब संज्ञा का विलोम पूछा गया तो संज्ञा से उसका विलोम बताइए, सर्वनाम से विलोम पूछा गया तो सर्वनाम से बताइए, क्रिया से पूछा गया तो क्रिया से बताइए। मतलब विलोम का जो स्वरूप होगा, पूछेगा, वही स्वरूप में आपको आंसर देना है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द, ये तो रटने वाला चीज है ना। पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये तो पढ़ने वाला रटने वाला चीज है। पर्यायवाची शब्द में क्या है? जैसे अगर हम बोले वस्त्र, वस्त्र का क्या है? वसंचीर, है ना। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द है। मुहावरे एवं लोकोक्ति, मुहावरे। अब मुहावरा में भी ध्यान रखना है कि मुहावरा पूछा कुछ और है, आप पर्यायवाची करके कुछ और बता दे रहे हैं। जैसे अगर मुहावरा पूछा जाए आंखों का तारा होना, तो आप नयन का तारा होना नहीं बोलेंगे, नयन का तारा कुछ और ही हो जाएगा। तो आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। उसी तरह लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अंतर है। लोकोक्ति किसे बोलते हैं? हम लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बोले ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। यहाँ एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जानबूझ के विपत्ति में पड़ गए हैं तो फिर डरिए मत। जानबूझ के मोल ले लिए हैं कि हमको
कुछ अलग ही करना है, दुनिया से अलग करना है, तो फिर डरिए मत, किसी भी चीज़ का डर मत रखिए। आपको जो करना है ना खुल के करिए, है ना। अगर आपको पढ़ाई करना है तो खुल के पढ़ें, फिर डरिए मत, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, अनिश्चितता है, पता नहीं घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये होगा, वह सब मत डरिए, खुल के करिए। चलिए, उसके बाद है शब्द भंडार। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यहाँ पे काफ़ी शब्द हैं, काफ़ी शब्द भंडार हैं। तत्सम शब्द कौन होते हैं? संस्कृत के शब्द। तद्भव कौन शब्द होते हैं? उन्हीं के परिवर्तित रूप या थोड़ा बहुत चेंज करके। देशज जो हमारे देश में बोली जाती है, जैसे देश की भाषा लोटा वोटा बोल दिए ना। विदेशज शब्द जो बाहरी से लिए गए हैं, अरबी फारसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, चीनी हो गए, अंग्रेजी हो गए, है ना, जैसे अस्पताल, हॉस्पिटल, ये सब वर्ड विदेशज हैं। वर्तनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी। अगर किसी भी परीक्षा में वर्तनी पूछा, मनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, यहाँ पे आप बहुत जल्दी सही कर पाएंगे, ठीक है ना। वर्तनी का अभ्यास करेंगे, वर्तनी में कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं आप। जैसे हम बोले श्रृंगार, तो आमतौर पर देखिए ऐसे लोग लिख देते हैं श्रृंगार, कुछ तो ऐसे लिखेंगे, कुछ श्रृंगार ऐसे लिख देंगे, है ना, लेकिन ये दोनों गलत है। श्रृंगार सही ये वाला है, ये सही है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में बहुत लोग चकमे खा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, है ना, तो आशीर्वाद दिखा देते हैं कैसे लिखाएगा। आप लोग पहले लिख के देख लीजिए कैसे आशीर्वाद लिखते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ बता देते हैं आशीर्वाद। चलिए, आशीर्वाद देखिए आम तौर पे लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों गलत है, ये तीनों के तीनों गलत है। आशीर्वाद जब भी होगा सही वो ऐसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, सॉरी, ये इस पे नहीं है, यहाँ पे हम कर देते हैं, वो गलती से वहाँ पे लगा, वाह पे है, वो ऐसे खींचने में खींचा गया, द पे लगा आपको। एक चीज़ बताते हैं, ये रेफ वाला चक्कर ना बड़ा बेकार है ना, या फिर हर्षीकार दीर्घीकार, हर्षुकार दीर्घुकार, ये वाला चक्कर थोड़ा लगता है कि पता नहीं कोई ट्रिक मिल जाता और आसानी से इसको कर देते। तो चलिए कुछ बता देते हैं आपको फिलहाल, बाकी जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से उसका चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी रेफ वाला चक्कर आए, जब भी रेफ वाला शब्द आए तो कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप वो शब्द लिख दीजिए। जैसे आशीर्वाद ही पूछा था ना, करना कुछ नहीं है, चुपचाप एकदम आशीर्वाद, चुपचाप लिख दिया आशीर्वाद। एक और लेते हैं, निर्जीव, निर्जीव। और भी मन में है कुछ तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, जहां भी र है, जहां भी र लिखे हैं उसके बाद वाले शब्द पे रेफ लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, आशीर्वाद र के बाद क्या है, वाह, तो वाह पे लगा दिए। निर्जीव, र के बाद क्या है, जी, तो जी पे लगाना है आपको, निर्जीव। देखिए सही हो गया, है ना। चलिए, वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थबोध में क्या पढ़ेंगे, किसी शब्द का अर्थ, जैसे भलाई करने वाले को क्या बोलते हैं, परोपकारी। अर्थबोध में क्या पढ़ेंगे आप, किसी भी शब्द का अर्थ, भलाई करने वाले को क्या बोलते हैं, तो परोपकारी। इसी को हम अगर बोलें तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहां रख सकते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। जिसका कंठ है नीला उसको क्या बोलेंगे, नीलकंठ, है ना। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां तब तक सही नहीं होंगी जब तक आप इन सब चीजों पे अधिकार यानी कमांड नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियाँ आपकी न के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जैसे संज्ञा संबंधी, अब संज्ञा के साथ कौन सा कर्ता लगेगा, कौन सा कर्म लगेगा, कौन सी क्रिया लगेगी, ये तो आपको पढ़ने के बाद तय करना होगा। ये तो करना आपको ही है ना। मैं तो कर नहीं दूंगा, मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, करना तो आप ही को है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहने का आशय है कि अभ्यास करते करते ही जड़ मतलब क्या होता है, सोया हुआ। मति मतलब बुद्धि, जिसका बुद्धि सो गया है, या फिर ऐसा बोले जिसकी बुद्धि एकदम कम काम करती है। होत सुजान, सु मतलब होता है अच्छा,
जान मतलब जान आ जाना, अच्छी जान उसमें आ जाती है। करते करते अभ्यास, एक जड़मति मतलब एकदम बेकार बुद्धि वाला बोले या फिर कम बुद्धि काम कर रही है या फिर हैंग हो गया है ना, हैंग होना अलग बात है। तो जड़मति हो तो सुजान, मतलब उसकी बुद्धि जो है करते करते अभ्यास सुजान मतलब अच्छी जान आ जाती है उसमें। रसरी आवत जाते, रस्सी मतलब रस्सी को देखे होंगे आप, रस्सी आते जाते सिल पर पड़त निशान, सिल मतलब क्या होता है पत्थर, तो पत्थर पे निशान छोड़ जाता है ना। देन आगे पढ़ेंगे हम रस, छंद और अलंकार। तो रस में क्या पढ़ेंगे, रस अब रस क्या है, रस कुछ नहीं है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, रस। काव्य की शोभा तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक उसमें रस ना हो, अलंकार का प्रयोग ना हो, छंद का प्रयोग ना हो। सब्जी जब आप खाते हैं तो रस नहीं है तो मजे नहीं आएंगे, है ना। तो रस का काव्य में बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे रस, छंद, अलंकार पढ़ेंगे हम, और बाद में आप इसमें पूरा पढ़ने के बाद इसका एक पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे आपको, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें। मैं आपको विश्वास के साथ बता देता हूँ, हिंदी व्याकरण को आज मान लीजिए कुछ भी नहीं है, और आप पढ़ने के बाद, मेरे साथ कुछ दिन पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ हिंदी व्याकरण आसान है। मैंने कई बच्चों को हिंदी व्याकरण ऐसा पढ़ाया, जो नहीं समझ पाते थे उनको रटवाया, जो नहीं कर पाते थे उनको साथ में बैठ के सिखाया, आज वो कई जगहों पे हैं। तो आप तैयार रहें, हिंदी व्याकरण को लेके हम जल्दी ही आएंगे। आपका काम है इन सब लेक्चर को सुनना, जो भी बताएं उसको उस पे अमल करना, और कुछ महत्वपूर्ण किताब बताएंगे आपको, पुस्तकें बताएंगी, वो आप रख सकते हैं साथ में आप पढ़ने के लिए। बाकी जो यहाँ से आपको बताया जाएगा उसको एकदम एकाग्रचित होके सुनना है, कहीं नहीं जाएगा आपका हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण आज के टाइम में या फिर पहले भी देखें हम, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। नौकरी लेनी है तो लड़ना तो पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।